इवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। भारत में सिविल सर्विस का उद्भव एवं विकास कैसे हुआ, अगर इसके बारे में हम देखें तो एक्चुअल में सिविल सर्विस है क्या। सिविल सर्विस इन इंडिया इज द बैकबोन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। सिविल सर्विस जो है, जो प्रशासनिक तंत्र है, इसका एक बैकबोन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं सिविल सर्विस इज द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। भारत में सिविल सर्विस एक स्टील फ्रेम की तरह है। क्यों? क्योंकि एक अस्थायित्व है इसमें। इसका जो अस्थायित्व है ये इसको ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है इसके फंक्शन को परफॉर्म करने में। अब पूरे देश की जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, चाहे केंद्र सरकार या राज्य सरकार की, सारी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिविल सर्वेंट को दी गई है। इसलिए सिविल सर्विस को परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्यों? क्योंकि हमारे पास जो गवर्नमेंट का सिस्टम है ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट के 3 अंग होते हैं, लेजिस्लेचर विधायिका, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी न्यायपालिका। जुडिशरी लगभग अस्थायी बॉडी है, जबकि लेजिस्लेचर का चुनाव हर 5 साल पर होता है। और जब चुनाव होता है तो लगभग जो लेजिस्लेचर होते हैं वो बदल जाते हैं या कुछ लेजिस्लेचर वापस चुन के आ जाते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें एग्जीक्यूटिव एक स्वतंत्र बॉडी नहीं है। एग्जीक्यूटिव के फंक्शन को लेजिस्लेचर ही परफॉर्म करते हैं। यानी भारत का जो गवर्नेंस सिस्टम है इसमें जो व्यक्ति लेजिस्लेचर का मेंबर होगा वही एग्जीक्यूटिव के फंक्शन को परफॉर्म करेगा। जैसे सेंट्रल लेवल पर जो सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वही एग्जीक्यूटिव के फंक्शन को एज ए प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री या मंत्री के तौर पर एग्जीक्यूटिव के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। राज्य स्तर पर विधायक जो है मुख्यमंत्री या मंत्री बनते हैं। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें कोई भी व्यक्ति एग्जीक्यूटिव के फंक्शन को तभी परफॉर्म कर सकता है जब वो लेजिस्लेचर का मेंबर हो। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं होते हैं, वो एमपी नहीं होते हैं, लेकिन वो पार्लियामेंट के इंटीग्रेटेड पार्ट होते हैं। इसी तरह राज्यपाल भी राज्य के विधायिका के इंटीग्रेटेड पार्ट होते हैं। इसलिए क्योंकि हर 5 साल पर इलेक्शन हो रहे हैं, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर बदल रहे हैं, इसलिए जो भी लेजिस्लेचर कानून बना रहा है वो कानून का इम्प्लीमेंटेशन कंटिन्यूस वे में होता रहे, इसके लिए सिविल सर्वेंट को ये जिम्मेदारी दी गई है गवर्नमेंट के बिहाफ पर कि वे पॉलिसी को एग्जीक्यूट करें। अगर हम बात करें एंशियंट टाइम्स की कि एक्चुअल में हमारे पास सिविल सर्विस का उद्भव कहाँ से होता है। एंशियंट टाइम की बात करें तो हमारे पास जितने साम्राज्य दिखते हैं, किंगडम दिखते हैं, उसमें हमें एक सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर मिलता है। सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके लिए अगर एक एग्जांपल हम देखें सोलर सिस्टम का, उससे उसी की तरह अगर हम एक स्ट्रक्चर बनाएं जिसमें किंग सन की जगह पर प्लेस कर दें और सारे मंत्री और जो अन्य ऑफिसर हैं वे एक प्लानेट सैटेलाइट की तरह रिवॉल्व कर रहे हैं किंग के चारों तरफ। यानी जो भी राजा पॉलिसी बना रहा है वो मंत्री की हेल्प से बना रहा है और साथ ही साथ मंत्री उसे इम्प्लीमेंट करने में पूरा सहयोग करते हैं। जो सिविल सर्वेंट होते थे उस समय, जिन्हें मौर्य काल में आमात्य कहा जाता था, वे आमात्य रिस्पॉन्सिबल होते थे राजा की पॉलिसी को जनता तक पहुंचाने के लिए। तो अगर हम बात करें गौतम बुद्ध की, तो उनके पिता शुद्धोधन का जो राज्य था वो एक रिपब्लिक सिस्टम पर आधारित था। यानी वहाँ पर राजा जनता के प्रति उत्तरदायी होता था। जनता के हितों को ध्यान में रख करके ही पॉलिसी बनाई जाती थी। उनके हितों का ध्यान रखते हुए राज्य का राजकाज किया जाता था। अगर हम बात करें मौर्य काल की, तो
कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक लिखी है। उसमें उन्होंने स्पियोनेज सिस्टम का वर्णन किया है। स्पियोनेज सिस्टम क्या था? गुप्तचर व्यवस्था जो आज भी है। ये गुप्तचर व्यवस्था में जो लोग मेंबर होते थे वे एक्चुअल में एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के ही पार्ट होते थे। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने सप्तांग शब्द का उल्लेख किया है। ये सप्तांग है क्या? एक्चुअल में ये 7 बेसिक एलिमेंट हैं एडमिनिस्ट्रेशन के। ये कौन कौन से हैं? तो स्वामी राजा को कहा गया है, जनपद राज्य क्षेत्र टेरिटरी को, अमात्य ब्यूरोक्रेसी को, पोस्ट ट्रेजरी फाइनेंस या वित्त विभाग को, दुर्ग फोर्टिफाइड कैपिटल जो दुर्ग होता था, किले होते थे उनको कंस्ट्रक्शन का काम, मेंटेनेंस का काम, दंड आर्मी को कहा जाता था और मित्र यानी एलाई या मित्र को ही कहा जाता था। अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें तो जो ब्यूरोक्रेसी थी उसमें 2 पार्ट होते थे, पहला मंत्री और दूसरे अमात्य। जो मंत्री होते थे वे हाईएस्ट एडवाइजर होते थे किंग के लिए, जो किंग पॉलिसी बनाता था या जो भी काम करता था शासन प्रशासन के लिए। और सिविल सर्वेंट जो होते थे वे अमात्य होते थे और वे ही क्या करते थे? पूरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का काम करते थे। क्या हमारे पास मिडिवल पीरियड में भी सिविल सर्वेंट जैसी कोई सिस्टम थी? हाँ, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्ट्रक्चर था वो पूरी तरीके से मनसबदारी सिस्टम पर डिपेंडेंट था। मनसबदारी सिस्टम क्या है? एक्चुअल में आज की तरह ही पहले भी राज्य क्षेत्र को छोटे छोटे डिवीजन में बांट दिया जाता था। जैसे आज जिला है उसी तरह पहले मनसब हुआ करते थे। मनसब का जो शासन देखता था उसे मनसबदार कहा जाता था। मनसब जो है, राजा किसी व्यक्ति को जिसे लगता था कोई व्यक्ति योग्य है उसे मनसबदार बना दिया जाता था और उसे कोई मनसब दे दिया जाता था। मनसब के सारे प्रशासन की जिम्मेदारी उस मनसबदार की होती थी। वहाँ से वो रेवेन्यू कलेक्ट करता था और अन्य तरीके के टैक्स को कलेक्ट करता था। इसमें से वो कुछ टैक्स का कलेक्शन अपने पास रखता था और जो तय होता था उतना टैक्स रेवेन्यू वो किंग को देता था। साथ ही साथ मनसबदार को एक सैनिक आर्मी भी रखनी पड़ती थी, मिलिट्री सर्विस राजा को देनी पड़ती थी। क्यों? राजा को पास बहुत बड़ी सेना नहीं होती थी, उसके पास बहुत बड़ा साम्राज्य होने की वजह से बहुत बड़ा सेना रखना संभव नहीं था। इसलिए उसने हर मनसबदार को कुछ संख्या में सैनिक रखने की अनिवार्यता होती थी। एक्चुअल में ये मनसबदारी सिस्टम इसी पर बेस्ड था। मनसब का आकार क्या होगा, मनसब का वैल्यू क्या होगी, वो उसके सैनिक के स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती थी। तो जो मनसबदार होता था वो सैनिक रखता था, वो राजा को आवश्यकता पड़ने पर सैनिक प्रोवाइड करता था बाहरी आक्रमण के समय, या राजा जब बाहर राज्य पर आक्रमण करता था। साथ ही साथ वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को देखने में भी मदद करते थे। जो मनसबदारी सिस्टम थी एक्चुअल में क्या था? ये एक पूल था सिविल सर्वेंट का, जिसमें सिविल सर्वेंट और मिलिट्री पर्पज दोनों के लिए इस सिस्टम का यूज था। अगर हम बात करें ब्रिटिश पीरियड की, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, जब भारत में ब्रिटिशर्स का कब्जा था, शासन चल रहा था साम्राज्यवादी नीति के तहत, तो सिविल सर्विस का रिफॉर्म कैसे उद्भव कैसे हुआ और उनमें रिफॉर्म क्या किया ये हम देखेंगे। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, उसने बहुत सारे टेरिटरी को एक्वायर कर लिया। उसे चलाने में उन्हें कुछ समस्या आने लगी। उनके पास अब 2 काम थे, एक कमर्शियल अफेयर को देखना था, साथ ही साथ उन्हें अब एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना था। इसलिए उन्होंने सिविल सर्विस की स्थापना किया। जो सिविल सर्विस ईस्ट इंडिया कंपनी में थे वो एग्जाम द्वारा अपॉइंट नहीं किए जाते, उन्हें कंपनी के डायरेक्टर नॉमिनेट करते थे। नॉमिनेटेड पर्सन को ही हेलीबरी कॉलेज में भेज दे। हेलीबरी कहाँ है? लंदन में है, जिसे ईस्ट इंडिया कॉलेज भी कहा जाता था। हेलीबरी कॉलेज में उन्हें भेज दिया जाता था ट्रेनिंग के लिए
वहाँ 2 साल ट्रेनिंग होती थी। उसके बाद वो यहाँ आते थे भारत में और उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दे दिए जाते थे। अगर हम देखें जो कंपनी रूल था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जब शासन कर रही थी, तो जो भारत में शासन था उसे कंपनी रूल कहा जाता है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने सिविल सर्वेंट को इंट्रोड्यूस किया, इसलिए कमर्शियल अफेयर के लिए। वो मेनली मिलिट्री के लिए नहीं किए थे, कमर्शियल फंक्शन के लिए किए थे। लेकिन धीरे धीरे ये जो कमर्शियल अफेयर के लिए बनाया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सिविल सर्वेंट, वो एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर को भी देखने लगा। शुरू शुरू में सिविल सर्विस जो होते थे उन्हें कमर्शियल अफेयर और मिलिट्री सर्विस से डिस्टिंग्विश करने के लिए ये वर्ड यूज होता था। मतलब जो ऑफिसर कमर्शियल अफेयर देखते थे उन्हें सिविल सर्वेंट कहा जाता था, और अदरवाइज जो मिलिट्री पर्सन देखते थे वो मिलिट्री ऑफिसर कहलाते थे। अगर हम देखें गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग का रोल क्या है सिविल सर्विस के रिफॉर्म में, क्रिएशन में और रिफॉर्म में, तो 1772 में वारेन हेस्टिंग ने एक जुडिशियल प्लान बनाया। इस प्लान के तहत उसने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पोस्ट क्रिएट किया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो जो आज हम देखते हैं डीएम, ये पोस्ट 1772 में वारेन हेस्टिंग द्वारा क्रिएट किया गया था। आगे हम देखें गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस का रोल। तो कॉर्नवालिस जो है भारत में 1786 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया। जब कॉर्नवालिस भारत आया तो उसने कुछ डिमांड रखी। एक्चुअल में उस समय भारत में जो कंपनी रूल चल रहा था बहुत ज़्यादा करप्शन था, इसलिए उसने क्या किया, यहाँ गवर्नर जनरल बनने से पहले डिमांड रखा कि वो स्पेसिफिक मामलों में वीटो की पावर उसके पास हो, साथ ही साथ वो कमांडर इन चीफ होगा आर्मी का, मिलिट्री का। इसके साथ वो स्पेशल केस में वीटो पावर रखेगा जब कंपनी के डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से सहमति न होने पर भी वो वीटो पावर का यूज कर सकता है। की डिमांड पूरी होने के बाद उसने गवर्नर जनरल का पोस्ट एक्सेप्ट कर लिया, और 1786 में ने जो करप्शन था उस करप्शन को दूर करने के लिए, सिविल सर्वेंट के बीच जो करप्शन था उसे दूर करने के लिए उसे बहुत ज़्यादा सिविल सर्विस में रिफॉर्म किए, उसे मॉडर्नाइज तरीके से अरेंज किया, रेशनलाइज तरीके से उसकी अपॉइंटमेंट नहीं होती थी, नॉमिनेशन होती थी, नॉमिनेशन किया, तो कुछ सिस्टमेटिक सुधार की। इसलिए उसे फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया भी कहा जाता है। इसके लिए उसने रिफॉर्म करने के लिए किया क्या, उसने एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी सर्विस के फंक्शन को अलग कर दिया और एक नया माल अदालत बना दिया, जिससे कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच इंटरफेरेंस कम से कम। साथ ही साथ उसने पब्लिक प्राइवेट जो ट्रेड होते जो सिविल सर्वेंट साइड बिजनेस करते थे उस पर उसने रोक लगा दिया। एक्चुअल में अगर हम बात करें ये एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का सेपरेशन का, एक्चुअल में हम जानते हैं 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, तो धीरे धीरे जुडिशरी का इंटरफेरेंस एग्जीक्यूटिव होने लगा। इसी वजह से अमेंडिंग एक्ट 1781 आया, फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया। उसके पीछे मेन रीजन यही था कि जुडिशरी का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो रहा था एग्जीक्यूटिव में, और एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के इंटरफेरेंस को ख़त्म करना चाहती थी, इसलिए अमेंडिंग एक्ट 1781 और पिट्स इंडिया एक्ट 1784। करप्शन को दूर करने के लिए जो कॉर्नवालिस ने कुछ स्टेप लिए, उसने किया क्या, इस सैलरी को, सिविल सर्वेंट की सैलरी को बढ़ा करके 1500 रुपये पर मंथ कर दिया उस समय, आज से 250 साल पहले। साथ ही साथ ने जो रूल रेगुलेशन थे प्राइवेट ट्रेड के लिए उसे स्ट्रिक्टली इम्पोज कर दिए, कोई भी व्यक्ति प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकता था। जो प्रमोशन होते थे वो सीनियरिटी बेस पर कर दिया, यानी कोई भी व्यक्ति सीनियरिटी बेस पर, एक्सपीरियंस बेस पर ही प्रमोशन पा सकता था। ऐसा नहीं था कि रिश्वत दे करके कोई प्रमोट हो जाए, इस सिस्टम को उसने बंद कर दिया। साथ ही साथ किसी भी तरीके का एजेंट्स गिफ्ट ब्राइब्स लेने पर रोक लगा दी, जिससे कि सिविल सर्विस में कंटिन्यूटी बनी रहे और सिस्टमेटिक ढंग से वो काम करे। 1791 में कॉर्नवालिस ने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी के पोस्ट का गठन किया, क्योंकि उस टाइम जो थाने होते थे उनको कंट्रोल करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक एसपी को पोस्ट को बनाया गया, जिससे कि उसकी जिम्मेदारी थी सभी थानों को
कंट्रोल करे। अगर हम देखें कॉर्नवालिस ने जो रिफॉर्म किए उसके लिए उसे फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया कहा जाता है, लेकिन उसने कुछ नेगेटिव एटीट्यूड के साथ भी काम किया। जैसे उसने पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इंट्रोड्यूस किया। पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या थी? एक्चुअल में कॉर्नवालिस मानता था कि जो यूरोपियंस हैं और भारतीय हैं ये अलग अलग रेस के हैं और इस रेस के आधार पर इनके इंटेलिजेंस को, ईमानदारी को वो बेस मानता था। इसलिए उसने किया क्या, सिविल सर्विस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क, पे स्केल एंड अपॉइंटिंग अथॉरिटी। टू पार्ट कौन थे? फर्स्ट कोवेनेंटेड सिविल सर्विस एंड सेकंड अनकोवेनेंटेड सिविल सर्विस। कोवेनेंटेड सिविल सर्विस में केवल हायर पोस्ट होते थे उसको केवल यूरोपियंस के लिए रिजर्व था, क्योंकि वो मानता था यूरोपियन सुपीरियर रेस है, इसलिए कोवेनेंटेड सिविल सर्विस में केवल यूरोपियंस की नियुक्ति होती थी, जबकि अनकोवेनेंटेड सिविल सर्विस में इंडियंस की होती थी क्योंकि ये लोअर पोस्ट। आगे हम बात करें चार्टर एक्ट ऑफ 1793। 1793 का जो चार्टर एक्ट आया उसमें कहा गया कि जितने पोस्ट हैं जिन पर सैलरी 500 पाउंड पर एनम होगी वो केवल कोवेनेंटेड सिविल सर्वेंट के लिए होगी। यानी कोई भी जो पोस्ट पर सैलरी 500 पाउंड पर एनम मिल रहा है वो यूरोपियंस के लिए रिजर्व होगा, इंडियंस उसमें अपॉइंटमेंट नहीं पा सकते हैं, और ये कोवेनेंटेड सिविल सर्विस के लिए रिजर्व कर दिया। आगे हम देखें गवर्नर जनरल वेलेजली का रोल। वेलेजली 1798 ईस्वी में वेलेजली 1798 ईस्वी में भारत में बंगाल का गवर्नर जनरल बना। 1799 में उसने टीपू सुल्तान को हराया और 1800 ईस्वी में उसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया कलकत्ता में। उसने इस कॉलेज की स्थापना जो सिविल सर्वेंट थे, नए कैडेट थे, उन्हें ट्रेनिंग और एजुकेशन देने के लिए और ट्रेनिंग देने के लिए स्थापित किया था। किंतु बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फंड नहीं दिया इस कॉलेज को, उस कॉलेज की फंडिंग को बंद कर दिया, जिसके वजह से उस कॉलेज को लंदन में शिफ्ट करना पड़ा और वो हेलीबरी नाम के जगह पर हुई थी, इसलिए उसे हेलीबरी कॉलेज भी कहा जाता है या ईस्ट इंडिया कॉलेज भी कहा जाता था। और ये 1806 में शिफ्ट हुआ था। साथ ही साथ यहाँ पर जो ट्रेनिंग होती थी वह 2 साल की होती थी। वेलेजली ने ऑफिस ऑफ चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पोस्ट का भी क्रिएशन किया, यानी जो चीफ सेक्रेटरी आज के टाइम में हर राज्य का जो सबसे बड़ा सिविल सर्वेंट होता है वो चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है। इसी तरह उस समय उसने चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का गठन किया, जिससे कि इस पूरे सिविल सर्वेंट जो है उनको कंट्रोल में रखा जा सके। जो वेलेजली ने ये हेलीबरी कॉलेज बनाया लंदन में, वो लंदन में कॉलेज ये है, ये उसका फिगर है। ये कॉलेज देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी सुंदर कॉलेज है। ये कॉलेज का बिल्डिंग है। अगर हम देखें ये कॉलेज तो है, एक्चुअल में एजुकेशन क्या दिए जाते थे, ट्रेनिंग क्या होती थी, तो इससे हम इससे समझ सकते हैं हाउ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेंड IAS ऑफिसर टू लूट इंडिया। एक्चुअल में IAS ऑफिसर तब नहीं होते थे, तब ICS ऑफिसर होते थे, इंडियन सिविल सर्विस होता था। इस कॉलेज में ये सिखाया जाता था भारत को कैसे लूटना है। ये वो कॉलेज है जहाँ पर ये सिखाया जाता था। पूरे ट्रेनिंग पीरियड का उनका एक ही उद्देश्य होता था, किस तरीके से कंपनी को फ़ायदा पहुँचाया जाए, ब्रिटिश गवर्नमेंट को फ़ायदा पहुँचाया जाए, इम्पीरियलिस्ट मेंटलिटी को बढ़ाया जाए और इंडियंस को कंट्रोल में रखा जाए, उनकी संपत्ति पर को लूटा जाए, उनकी संपत्ति को किस तरीके से लूटा जाए, ऐसे यहाँ की ट्रेनिंग हुआ करती थी। आगे हम देखें चार्टर एक्ट ऑफ 1833। 1833 में जो चार्टर एक्ट आया उसने क्या क्या रिफॉर्म किए, उसके द्वारा क्या क्या चेंजिंग किए गए सिविल सर्विस के अपॉइंटमेंट में या रिफॉर्म में, देखते हैं। 1833 का जब चार्टर एक्ट आया उस समय भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग थे, और एक्चुअल में वो भारत के गवर्नर जनरल थे और वो पहले व्यक्ति थे जो बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत के गवर्नर जनरल बन गए।
उन्होंने क्या किया, 1831 में एक डिविजनल कमिश्नर का, 1831 में उन्होंने डिविजनल कमिश्नर के पोस्ट को क्रिएट किया। साथ ही साथ जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी लाई गई थी, कौन लाया था, कॉर्नवालिस ने 1786 में, उसको उन्होंने एबोलिश कर दिया और कहा कि ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थियरी जो पॉलिसी है वो नहीं रहेगी। साथ ही साथ 1837 का जो चार्टर एक्ट है, उसने कहा किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन इंडियंस के साथ नहीं किया जाएगा, उन्हें कोई भी प्लेस या पोजीशन से डिबार नहीं किया जाएगा कंपनी अंडर कंपनी। 1833 में उन्होंने कहा कि इस चार्टर एक्ट के माध्यम से कि जो सिविल सर्विस है इसकी अपॉइंटमेंट के लिए एक ओपन कंपटीशन कराई जाएगी और ये ओपन कंपटीशन इंडियंस के लिए अलाउ रहेगा, ओपन रहेगा, कोई भी इंडियंस इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन कंपनी के डायरेक्टर के अपोजिशन के बाद, यूरोपियंस के अपोजिशन के बाद ये कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, इसलिए ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ही बनकर रह गया। आगे हम देखें चार्टर एक्ट ऑफ 1853, 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 तक जो कंपनी के डायरेक्टर होते थे उनके पास एक्सक्लूसिव राइट होता था कि किसी भी व्यक्ति को जिसे वो योग्य समझें कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उसे सिविल सर्वेंट के तौर पर नॉमिनेट कर देते थे। वह व्यक्ति जो कंपनी के इंटरेस्ट में काम करे, कंपनी के लिए काम करे, उसे जो है अपॉइंटमेंट दिया जाता था। और ये जो अपॉइंटमेंट सिस्टम होती थी इसको पैट्रोनेज सिस्टम कहा जाता था। पैट्रोनेज सिस्टम को इस चार्टर एक्ट 1853 के माध्यम से खत्म कर दिया गया और ये कहा गया कि जो भी कंपनी अब सिविल सर्वेंट का एग्जाम होगा वो ओपन कंपटीशन बेस पर होगा और ये पैट्रोनेज सिस्टम को खत्म किया जाता है। पैट्रोनेज सिस्टम था क्या, इसको अगर एक एग्जाम्पल से देखें तो ये फिगर है। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक व्यक्ति है जिसने कुछ मुखौटा रखा है और एक बॉक्स है, हर बॉक्स में वो एक मुखौटा रख सकता है और जिस मुखौटा को चाहे जहाँ पर वो रख सकता है। एक्चुअल में क्या है, इसे अगर हम कंसीडर करें ये डिस्ट्रिक्ट है और ये जो मुखौटा दिख रहे हैं ये डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जो हाईएस्ट सिविल सर्वेंट है उसका, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हाईएस्ट सिविल सर्वेंट है ये उसके मुखौटे हैं। तो जिस पर्सन को चाहे वो उठा करके सिविल सर्वेंट बना देगा, वहाँ का उसे सिविल सर्वेंट की नौकरी दे देगा। ये दूसरे फिगर में देख रहे हैं एक लंबा चौड़ा आदमी कुछ बांट रहा है, एक्चुअल में ये सिविल सर्विस की नौकरी बांट रहा है। क्यों? क्योंकि ये लोग हैं जिन्होंने इसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लाभ पहुंचाया है और इन फ्यूचर भी कंपनी को या इस पर्सन को लाभ पहुंचाने वाले हैं। इसलिए इस सिस्टम को पैट्रोनेज सिस्टम कहा जाता था। यानी कोई भी व्यक्ति किसी को भी सिविल सर्वेंट जो कंपनी डायरेक्टर होते थे किसी व्यक्ति को बिना किसी योग्यता परीक्षण के वो सिविल सर्वेंट बना सकते थे। उसके लिए कोई योग्यता परीक्षण नहीं होती थी, बस इतना था कि वो व्यक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कंपनी के डायरेक्टर के नज़र में कंपनी के इंटरेस्ट में काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए या ऑलरेडी उसने कंपनी को फायदा पहुंचाया हो। ये पैट्रोनेज सिस्टम था जिसे 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा एबोलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया इस सिस्टम को। और ये कहा गया कि अब ओपन कंपटीशन होंगे और उस कंपटीशन को क्वालिफाई करने वाला पर्सन ही आईएएस नहीं आईसीएस इंडियन सिविल सर्वेंट बन सकेगा। 1853 का जो चार्टर एक्ट था उसने एक लॉर्ड मैकाले अंडर में एक कमेटी, सिलेक्ट कमेटी बनाया था। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में बनाया गया था और लॉर्ड मैकाले को उसका चेयरपर्सन बनाया गया था। लॉर्ड मैकाले ने रिपोर्ट में रिकमेंडेशन दिया कि जो इंडियन सिविल सर्विस में जिन पर्सन को अपॉइंट करना है उस पर्सन की पहली क्राइटेरिया होना चाहिए वो कंपनी के इंटरेस्ट में सर्विस दे, अपने इंटरेस्ट में या भारत के इंटरेस्ट में नहीं, वो कंपनी के इंटरेस्ट में सिर्फ सर्विस देना चाहिए। वो ब्राइटेस्ट पर्सन होना चाहिए जिस कंपनी को फायदा पहुंचाए। 1854 के रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि कंपनी का जब पैट्रोनेज सिस्टम है खत्म होना चाहिए और परमानेंट सिविल सर्विस की स्थापना की जानी चाहिए और इसके लिए मेरिट बेस्ड सिविल सर्वेंट की नियुक्ति होनी चाहिए ओपन कंपटीशन के माध्यम से। मैकाले की रिपोर्ट में था। साथ ही साथ उसने कहा
कि फर्स्ट टाइम ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है सिविल सर्वेंट को रिक्रूट करने के लिए बनाया जाए, साथ साथ इंडियन को भी उसमें इनेबल किया जाए इस प्रेस्टिजियस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, यानी इंडियंस भी इस प्रेस्टिजियस सिविल सर्विस के पार्ट बन सके ओपन कंपटीशन के एग्जाम के माध्यम से। 1854 में कमीशन सिविल सर्विस कमीशन बना, लेकिन ये कमीशन भारत में नहीं लंदन में बना था। 1855 में पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट कराया ओपन कंपटीशन के माध्यम से, और ये टेस्ट जो है लंदन में आयोजित हुआ था भारत में। इस समय जो सिविल सर्वेंट थे उनकी एज को भी एक क्वालिफाइंग फैक्टर माना गया था, और जो मिनिमम एज थी वो 18 साल थी और मैक्सिमम एज 23 साल रखी गई थी। आगे बात करें सिविल सर्विस अंडर द ब्रिटिश क्राउन रूल। एक्चुअल में 1857 की जो क्रांति होती है उस क्रांति में ब्रिटिशर्स को काफ़ी ज़्यादा जनता का आक्रोश झेलना पड़ा था। इसके बाद से उन्होंने अपनी पॉलिसी को बदल दिया। पॉलिसी को बदलते हुए उन्होंने कहा कि वो किसी भी राज्यों की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जबकि ये ऐसा उसके उल्टा हो किया गया था, हस्तक्षेप कंटिन्यू था। उन्होंने कहा कि वो कभी किसी राज्य को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाएंगे और यहाँ के लोगों के हितों में काम करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। इसी के क्रम में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें सारे मिलिट्री 1859 में व्हाइट म्यूटनी की है, यानी चुपचाप बिना किसी विद्रोह के पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी से हट करके ब्रिटिश पार्लियामेंट में यानी ब्रिटिश क्राउन के अंडर चला गया। इसलिए इसे क्राउन रूल कहा जाता है। 1858 में जो भारत से रूल था वो क्राउन रूल था, यानी 1858 से पहले जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल था, जिसे कंपनी रूल कहते हैं, वो खत्म हो गया और क्राउन रूल स्टार्ट हो गया। आगे हम देखेंगे कि क्राउन रूल में सिविल सर्विस की क्या स्थिति थी, क्या रिफॉर्म लिए गए और क्या क्या रिफॉर्म के साथ साथ चैलेंजेज भी बढ़ा दिए गए इस सर्विस के लिए, इंडियंस के लिए।